धन्यवाद सभापति महोदय। जब भी हो ना सर तो रोकना हो तो उसके 10 मिनट पहले हमको बता दीजिए। अच्छा, तो अभी बोलना पड़ेगा क्या? अद्भुत का तो समय ही है। हाँ, 15 मिनट पहले बोलिए। जी 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 प्लीज। ये सदन की आप प्रारंभ तो करें। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है सर, और औसतन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो कोई बड़ा निर्णय करके आते हैं और फिर सरकार लौट के आती है तो फिर सो जाती है। कई बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस 20-20 साल के बाद हम लोग रेटिफाई करते हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार इस देश में है और ऐसा नेतृत्व है कि 6 महीना पहले वो सरकार, देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो समिट में जाते हैं और लौट करके 3 से 6 महीने के भीतर एक कानून में संशोधन ले आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा कमिटमेंट है वो देश के 125 करोड़ लोगों के बीच में लाया जाए। ये शायद एक ही व्यक्ति इस काम को, क्षमा कीजिए पुराना भी हम लोग सदन में बैठते रहे देखे, लेकिन जिस महीनता के साथ, जिस गंभीरता के साथ भारत की सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री करते हैं, शायद ये अपने आप में एक अनोखा है। ये कानून बनाने का और इसमें संशोधन करने का जो मूल रूप से विषय है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही है, और COP26 के समिट के बाद से जो ग्लासगो में हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के साथ किया था, और उसके बाद लौट करके उन्होंने, और ये खासियत है देश के प्रधानमंत्री का, एक फॉर्मूला दे देते हैं और फॉर्मूला इतिहास में चला जाता है और सरकार के लिए नीति बन जाता है। उसके बाद सरकारी काम करती हैं और वो कार्यान्वयन होता है और उसके लाभ देश के अंतिम किसान और गरीब को मिलता है। शायद ये पृष्ठभूमि है जिसका लाभ पूरा देश उठाता है, और इसीलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 2030 तक, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बिहार से हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे, गृह सचिव भी रहे, उसके बाद आज भारत सरकार के मंत्री हैं, मेरे राज्य के हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े शौक के साथ काम करते हैं। और हमें गर्व है कि भारत की सरकार ने बिहार से एक ऐसे मंत्री को इस कुर्सी पर बैठाया है जो देश की सेवा में और खास करके पर्यावरण से जुड़े एक बड़े विषय को लेकर के आज विधेयक के रूप में आए। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट हमें प्राप्त करना है 2030 तक 500 गीगावाट, लेकिन उससे एक बड़ी बात है, और इसमें एक ऐसा लक्ष्य है, औसतन जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो अपना लक्ष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल का रखते हैं, और एक ऐसा लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री बनाया है जो शायद उस लक्ष्य के प्राप्ति के दौरान हम में से यहां कोई ना रहे, वो 2070 का है। और ये विजन होता है देश का और देश के उस लकीर को खींचने का कि हम रहे ना रहे, देश रहेगा, भारत माता रहेगी और वो देश चलता रहेगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए सदन में बैठ करके इतने सारे माननीय सांसद आज इस भरी दोपहरिया में निर्णय कर रहे हैं। यह है लोकतंत्र की ताकत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम तैयारी करते हैं। सही बात है ना, सही बात है। और विधेयक में दिया है, स्वाभाविक रूप से देश का प्रगति हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और स्वाभाविक रूप से उसमें कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करते हैं तो कार्बन कंजम्पशन बढ़ता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो देश के विकास में चारों तरफ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसमें 24% वृद्धि हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स का। यानी कि अगर हम लोग इस देश में 3 बिलियन स्क्वायर, 2030 तक 3 बिलियन स्क्वायर मीटर, तो एक तरफ मानक है, लक्ष्य है देश के प्रगति का, गरीबों के लिए घर बनाना, मध्य वर्गीय लोगों के लिए घर बनाना, समृद्ध लोगों के लिए घर बनाना। हमारे लिए तो घर अभी शायद संभव नहीं हो पाएगा 1.25 लाख रुपए वेतन में, लेकिन घर बनाना और गरीबों तक घर बनाना और पहुंचाना एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लक्ष्य तय कर देना कि इसके साथ साथ अगर इतने घर बनेंगे तो हम 300 बिलियन यूनिट सेव कर लेंगे, और 300 बिलियन यूनिट सेव करेंगे तो कार्बन ट्रेडिंग करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने जो COP26 में लक्ष्य तय किया था उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। महोदय, तो 2014 में हमारी सरकार आई, हमारी बिजली का उत्पादन क था, और 2018 में 1,64,000 मेगावाट, 2019 में 1,77,000, 2020 में 1,83,000 और 2022 में 2 लाख से पार कर चुके हैं। तो एक तरफ लक्ष्य है कि 125 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, और उसके घर में उस रोशनी को पहुंचाना, उस बल्ब पढ़ाना, और छोटे बच्चे बच्चियां घर में किताब पढ़ सके, टीवी देख सके, वीडियो देख सके और जीवन बढ़िया बन सके। एक तरफ लक्ष्य है उससे पहुंचाना, लेकिन दूसरे तरफ भी हम साथ साथ लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और बड़े देश का ये सब चिन्ह होता है कि बड़े लक्ष्य के साथ साथ हम दुनिया के स्तर पर भी अपना मानक स्थापित करके अचीव करते हैं,
और इसीलिए आज ये कंजर्वेशन बिल साथ साथ सरकार के लाइए, तो एक हर गरीब के कोने कोने दूर दराज इलाके में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना, किसान के खेत तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना और दुनिया के पटल पर भी कार्बन एमिशन कम करना, ये लक्ष्य साथ लेकर करना, ये नीतिगत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने किया, जिसको हम अचीव कर रहे हैं। आज देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कर रहा है। सबसे अधिक चीन 6,875 बिलियन किलोवाट्स, अमेरिका 4,000 बिलियन किलोवाट्स, भारत सिर्फ 1,200। लेकिन यह भी देखना होगा कि जो पावर जनरेशन में जिस तरह से लगातार 60% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो रही है, यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि हम कहीं भी अपने विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन विकास से कॉम्प्रोमाइज न करने की स्थिति में एक बड़ा अद्भुत तथ्य उभर के आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पहले तो अपना जीवन इंसान जब चलता था तो वो सूर्य की रोशनी से तय करता था कि जब सूर्य का किरण बाहर आएगा तो उससे पहले हम उठ करके काम कर लेंगे, और 6 बजते बजते घर में रिटायर कर जाता था। और उस समय हम लोग निर्भर करते थे सूर्य पर, लकड़ी पर, स्ट्रॉ पर, गोबर पर। उसके बाद हम लोग ने दूसरा एनर्जी का सोर्स था मसल्स, घोड़े से हम लोग इस्तेमाल करते थे, विंड्स का, सेल्स का, पानी से, इस प्रकार से एक बैलेंस बना था। लेकिन जब सब लोगों की जरूरत हुई तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का निर्माण किया, वो 1752 में। और पहली बार दुनिया में बिजली, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि बिजली जो एक अपने आप में प्रगति का कारण है, वो पर्यावरण के संकट का भी कारण बन सकता ही नहीं। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स को 1752 में पहली बार बिजली का कनेक्शन न्यूयॉर्क में दिया, तो आज से 300 वर्ष पहले जब वो निर्णय हुआ होगा, वहां से चल करके इस सदन में, इस एयर कंडीशन एयर कंडीशन सभा में, इस बिजली के साथ, इस माइक्रोफोन के साथ, वहां से चल के यहां आए हैं। और इस दौरान हम भूल गए हैं कि इसका एक भरपाई भी करने की जरूरत है, और देश के प्रधानमंत्री ने उस भरपाई करने का निर्णय दुनिया के पटल पर रख करके भारत में सब लोगों को इससे जोड़ने का। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई भारत इसमें कंट्रीब्यूट कहां करता है। मैं जरा अध्यक्ष जी वो पन्ना निकाल लूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ओईसीडी का रिपोर्ट है कि भाई भारत में लोग कहते हैं पर्यावरण के प्रति नहीं। तो दुनिया में अगर पर्यावरण का और कार्बन एमिशन का जो टैक्स है, एनवायरमेंटल टैक्स, वो 2% है, तो भारत में हम सब लोग आज 1% देते हैं। 125 करोड़ के लोग, कोई कम नहीं देते हैं, हम देते हैं। और हम नीतिगत रूप से मुफ्त बिजली भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। ये समकक्ष संतुलन कोई नहीं बना के दुनिया में चलता है। अगर इसके आगे देखें, अगर यूरोपियन यूनियन में 70% हम बिजली को टैक्स करते हैं, तो भारत में हम 50% करते हैं। ये बात दूसरी है कि डिस्कॉम्स फेलियर में है, लेकिन आज भी हम पर्यावरण के प्रति टैक्सेशन में, और ये ओईसीडी का रिपोर्ट है। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हम बना रहे हैं, हम इसमें कमजोर थे, और इस सरकार इस विधेयक के माध्यम से हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सोचना, हमारा यहां उद्देश्य आज खड़ा होकर यह कहना कि सोच क्या होता है। और देश के प्रधानमंत्री, जब हम पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं तो यह हो रहा है कि बिजली फॉसिल से, फलाना से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जाके इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया कि अगर यूरोप में अंधेरा रहेगा, अमेरिका में अंधेरा रहेगा, तो भारत में रोशनी रहेगी। तो भारत का बिजली इस रोशनी से, रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगा, तो चीन को पहुंचाएंगे और अमेरिका को पहुंचाएंगे। जब अमेरिका में रोशनी रहेगा तो तार से, बिजली से, वहां से रोशनी से, सूर्य की रोशनी से भारत आएगा। और देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के पटल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नींव रख दिया है, हमारे लिए गौरव का विषय है। महोदय, अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो सबसे रोचक विषय यह है, महोदय मुझे 10 मिनट पहले जरूर बोल दीजिएगा। तो अभी से 10 मिनट प्रारंभ महोदय। चलिए, तो ये सही है सर, 10 मिनट मैं एकदम आपको 8 मिनट में खत्म कर दूंगा महोदय। तो इसके पश्चात हम लोग चलते हैं आगे एक तरफ से। हाँ सर, महोदय, हमारा दायित्व क्या है, और कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करें तो एक बड़ा, अरुण जेटली साहब नहीं रहे, स्वर्गीय अरुण जेटली कहा करते थे, और पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ, पॉल्यूटर्स पे। साहब, अमेरिका का पॉल्यूशन क्या है? विकसित देश है, उनका पर कैपिटा पॉल्यूशन 20 मिलियन मेट्रिक टन पर हेड है। रशिया 11, EU 9.4, जापान 9.87, और भारत कितना है? भारत का कितना? 1.4।
भारत का है 1.4 और दुनिया का 4। हम तो इसको सब अनुपालन कर रहे हैं दुनिया के सामने हमारे लेकिन अगर देखा जाए तो साथ साथ क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। दैट इज अबाउट 10,175 million tons of carbon dioxide. Then comes United States of America, 5,285. Of course, India is the third, which is 2,616, and Russia is 1,678. But per capita is our lowest in the country. And today, the emissions across the world, as per the OECD report, is around 35,000 million tons of carbon dioxide. Yes, it's a challenge, and we need to control it. क्यों? और यही सवाल है, क्योंकि मैं इसको वहां तक इसलिए ले जाना चाहता हूं कि मेरे लिए वो हमेशा एक विषय रहा है जिसको मैं हमेशा इस सदन में भी कहता हूं, और वो है क्लाइमेट चेंज से। और ये समय है फिर से देश को, लोगों को बताने का कि आखिर में कारण क्या है, इसका निर्णय हमें क्या करना है। इससे हमें हो सकता है कि इसका थोड़ा कॉस्ट हमारे पर ज्यादा है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के बारे में यदि हमें सोचना है, इफ यू हैव टू थिंक अबाउट द पोस्टेरिटी, वी हैव टू डिसाइड दिस इन दिस हाउस, इन द विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव टू डिसाइड व्हाई। 1950 में अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जब हम टेम्परेचर राइज की बात करते थे, उससे ज्यादा हम बढ़ चुके हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि क्योटो प्रोटोकॉल के पेरिस एग्रीमेंट में हमने कहा है कि इसको 2 डिग्री तक हम करेंगे। क्यों? आज हमारी आबादी दुनिया की लगभग 7.2 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर रही है। परिणाम क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, दुनिया का फूड प्रोडक्शन कम आ रहा है, जिसका परिणाम है, इसका प्रभाव आज नहीं तो कल हम पर पड़ेगा। पानी का अभाव हो रहा है, और परिणाम है कि वैसे भी भारत में देखिए, दुनिया में जो पानी का जो हम देखते हैं, जो 3% पीने लायक है, 97% पानी पीने योग्य नहीं। 3% में से भी 1% पीने योग्य पोर्टेबल वाटर है, और बाकी 2% तो समुद्र में है, या पहाड़ों पे चोटियों पर है, बर्फ में है, या धरती के नीचे है। तो पानी का भी अभाव है। वैसी स्थिति में यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो आने वाली पीढ़ियों में हम सब लोगों की चिंता की। हम लोगों को लगता है छोटा सा, अगर पौराणिक रूप से कहते थे कि पीपल का पेड़ लगाना है, लेकिन एक पीपल का पेड़ 4 दिन में एक पूरे व्यक्ति के ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है। इसीलिए कहा गया है कि पीपल का पेड़ लगाया जाए। जो मधुमक्खियां, एक मधुमक्खी 80 किलोमीटर घूम करके आती है और 1 चम्मच शहद बनाती है, और मधुमक्खी और बाकी सब जो पोल्यूशन कर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर हम देखें तो लगभग 400 बिलियन वो छोटी छोटी तितलियां, वो छोटे छोटी पतंगियां, छोटे छोटे मधुमक्खियां, ये कभी हम लोगों से आके कुछ मांगती नहीं है। ये कहती नहीं है कि साहब मेरा पेमेंट क्या हुआ, मैंने इतना मेहनत करके शहद बनाया। वो तो ये कहती है कि हमारे बचाने का, हमारे संरक्षण का, पर्यावरण का संरक्षण कर दो, हम मुफ्त तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, कभी तुमसे मांगने नहीं आएंगे। और वो आज ये सदन बैठ के तय कर रहा है कि इन मधुमक्खियों को हम कैसे बचाएंगे, इस तितलियों को हम कैसे बचाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी यहां सुख सुविधा से रह सके। महोदय, मैं छोटा सा उदाहरण, भारत में 1.54 बिलियन के आसपास, लेकिन 300 मिलियन पशुओं का डेथ होता है, मरते हैं। और पिछले 10 वर्षों में 75,000 गिद्ध, वल्चर्स गिद्ध ही कहेंगे ना, 75,000 गिद्ध मर गए हैं। परिणाम क्या होता है कि पशुएं जब मरती हैं, वो वहां पर ढेर में जो उनको पहले वल्चर्स खाते थे उनको खा नहीं पाते हैं, वो वहां पड़े रहते हैं, प्यूट्रीफाई कर जाते हैं, और उसमें से एक जो विष निकलता है उसे एंथ्रैक्स कहते हैं। और एंथ्रैक्स अगर जब गर्मी का मौसम आता है तो पूरे दुनिया में फैलता है। जैसे सहारन डेजर्ट से हवा चला तो भारत की तरफ तभी राजस्थान से होते हुए भारत के ऊपर आएगा, दिल्ली के ऊपर भी आएगा। और वो छोटे छोटे ऐसे कीटाणु होते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आपके नर्वस सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। तो ये सब चीजें 100 साल में होंगी। इसको रोकने के लिए हम आज काम कर रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था हम सब यहाँ कायम कर रहे हैं। महोदय, मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, मैं इस विषय पर बहुत विषयों को रखना चाहता हूं, लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे 10 मिनट का समय समापन के पूर्व दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन सर, ये नियम आज ही भर के लिए और यहीं तक लागू है, इसके आगे लागू नहीं होगा। जी जी, आगे 2 मिनट पहले बताएंगे। आगे से 2 मिनट, ये मेरे लिए स्पेशल रूप से, क्योंकि प्रस्तावना जो देता है उसको थोड़ा सा इसका रियायत मिलता है। महोदय, हमें पर्यावरण के प्रति देश के प्रधानमंत्री का और हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा सोच है। पर्यावरण के लिए ही आज देश के माननीय मंत्री जी, इधर देख ही नहीं रहे हैं मंत्री जी, आपका मैं इतना सुन रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा, छोटा छोटा बात सब है। और मैं मंत्री जी को आभार देना चाहूंगा, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में
बिजली जी। के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और बिहार में तो विशेष रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। और बिहार का विजन 2025, अब आने वाले दिनों में बिहार को परिवर्तित कर देना है, बिहार को दुनिया का महोदय, मेरे लिए चिंता का एक ही विषय महोदय, लास्ट सेंटेंस, पूरे देश में बिहारी आगे है और बिहार पीछे है। जैसे हमारे बिहारी आगे हैं माननीय मंत्री जी, बिहार पीछे है। इसका रास्ता माननीय मंत्री जी हम लोग को बिहार में निकालना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत श्री आभार। ने नमस्कार।